यस वेलकम डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के अंदर। क्योंकि ये प्राइवेट वालों के जो फॉर्म शुरू हुए हैं ना, तो इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बतानी है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम फॉर्म में भरने के बीच में या और बाद में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि अन्यथा फिर आप कहेंगे सर हमें इतने अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट आपने क्यों नहीं दी। तो इसी अपडेट को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो पहले एक्चुअली क्या था कि प्राइवेट और रेगुलर के साथ में फॉर्म होते थे, अभी अलग हो रहे हैं। तो काफ़ी जनों के डाउट कन्फ्यूजन आए कि सर एग्जाम भी अलग होंगे क्या, जो पहले हुआ करते थे कि रेगुलर के अलग और प्राइवेट के अलग। देन ये मैं इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला था, बट आपको भी पहले बता दूं कि भले ही प्राइवेट और रेगुलर वालों के इस बार फॉर्म अलग अलग भरे जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम फॉर्म अलग भरने के बावजूद भी एग्जाम साथ में होगा, एग्जाम पैटर्न भी वही होगा, यानी सिमिलर ही होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने ऑफिशियली स्क्रीन पर, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जेएलयू की ओर से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जारी किया है एग्जाम फॉर्म भरने के दरमियान और बाद की, वो चीज़ें आपको समझा देते हैं ताकि आप गलती न कर पाओ। देखिए, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सबसे लास्ट वाली सबसे पहले मैं अपडेट बता देता हूँ, ठीक है, और वो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है जो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको सबसे पहले कहा कि वही बता दूं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 4 नंबर आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या लिखा है, कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वयं पाठ यानी प्राइवेट विद्यार्थियों को भी नियमित छात्रों को अध्ययन करवाए जाने वाले पाठ्यक्रम अनुसार ही परीक्षा देनी होगी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई नवीन पाठ्यक्रम सुनने की कोई अनुमति नहीं है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये तो आप सभी को पता है क्योंकि हमने एग्जाम फॉर्म शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ABCD आईडी होना जरूरी है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी के बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और फॉर्म भरते समय अपने आधार नंबर बहुत जरूरी है, वो मेंशन करेंगे, ठीक है ना, आधार नंबर। बात करें कि ये अभी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है ये नहीं है। आपके जो ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग भरे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें स्नातक प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण, यानी मान लीजिए बी फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर में अनुत्तीर्ण है, या MA फर्स्ट में अनुत्तीर्ण है, तो परीक्षा आवेदन वार्षिक पद्धति के अनुसार करवाए जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या बात है, बहुत जबरदस्त अपडेट कही है। देखिए ध्यान रखिए, ये काफी कंफ्यूजन था कि सर हम फेल हो गए हैं तो अब क्या करें, हम सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे या ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके इस डाउट को एकदम क्लियर कर देता है कि स्नातक प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण है, या स्नातक पूर्वाध यानी MA या M.Com MSc में फर्स्ट ईयर में कोई फेल है, तो उनका आवेदन, ठीक है ना, परीक्षा आवेदन वार्षिक पद्धति के अनुसार ही भरवाए जाएंगे। उक्त तिथि अनुसार आवेदन करें, यानी यही तिथि जो दी गई है ना, इसी तिथि के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर दीजिए डियर। बहुत ही बड़ी अपडेट है, शायद मैंने भी कुछ इसमें कंफ्यूजन था कि भाई क्या करें, तो अब JNU की ओर से बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। प्लीज इसको अच्छे से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जो एक्स स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के अब सेकंड ईयर में जो आए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में फेल हो गया वो सेकंड ईयर के एक्स स्टूडेंट है। तो अब उन्हें जो फॉर्म भरना है ना, ये वाला ही फॉर्म भरना है, और इसी वाले फॉर्म में, और पुराना पैटर्न होगा, आपका नया पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिन स्वयं पाठी या भूतपूर्व विद्यार्थियों ने पूर्व मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन का फॉर्म भरवाया था, अब मान लीजिए कि एवोल्यूशन का परिणाम तो अभी आना है, तो यहाँ पर लिखा है कि बिना वर्तमान परिणाम आए आप अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ये बहुत जरूरी है कि परीक्षा परिणाम नहीं आए उससे पहले ही, मतलब मान लीजिए आपके लास्ट डेट तक अगर परिणाम नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप फॉर्म भर लीजिए, बहुत जरूरी है। अन्यथा ये आप चूक जाएंगे, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए परीक्षा रिजल्ट आने के बाद कोई फर्क है, तो पुनः मूल्यांकन परिणाम परिवर्तन करवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपके साइन वगैरह यहाँ पर दी गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके जो भी डाटा फिलिंग करते हैं आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो 8 पॉइंट है ना, उसको थोड़ा देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, सभी नहीं। आवेदन परीक्षा केंद्र मांगा जाने वाला स्थान वरीयता क्रम में भरें। यानी मान लीजिए आप एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरें, तो आपका सेंटर है वो आपकी गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और इस वजह से आपको 4 या 5 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन मोस्टली होते हैं कि आपको अपना एग्जाम देने के लिए फर्स्ट वरीयता यानी पहली जगह आपको कौन सी पसंद है वहाँ जाना चाहेंगे, तो इस प्रकार की वरीयता के आधार पर भरें। और केंद्र की उपलब्धता और अन्य व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखकर परीक्षा केंद्र का आवंटन अधिकार विश्वविद्यालय के विभाग के पास ही होगा ये। अब बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट, जो थोड़ा ध्यान देंगे। यदि परीक्षार्थी केवल अंतिम वर्ष कोई प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल विषय सुनना चाहता है, तो आवेदन भरने से पूर्व संबंधित विभाग या कार्यालय से संपर्क करना होगा, और अधिकारी की से तो निम्नानुसार स्वीकृति लेनी होगी। समझ में आ गया ना, स्वीकृति प्रति आवेदन पत्र की प्रिंट के साथ आपको आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, अगर देखिए यदि आवेदक जिस विद्यालय में पूर्व में पंजीकृत नहीं है और आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध पंजीका आवेदन सहित अन्य प्रविष्टियां सही सही भरे, यानी पहले जिसका एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो दोबारा जब वो अभी कर रहा है अप्लाई, तो एनरोलमेंट नंबर जारी होने के दौरान बहुत अच्छे से आप इस फॉर्म को भरें ताकि एनरोलमेंट नंबर में कोई गलतियां ना हो। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट बड़ा है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने आवेदन पत्र भर दिया है, ठीक है, आपने आवेदन पत्र भर दिया है। आवेदन पत्र भरने के बाद उसको पूरी सावधानी के साथ, आवेदन पत्र आपने भर लिया ऑनलाइन, इसके बाद आपको पूरी सावधानी के अटैच करने हैं और आपको आपके पास की जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर ये एग्जाम फॉर्म जमा होते हैं, वहां जाके आपको एग्जाम फॉर्म जमा करवाने होंगे और जिसकी डेट भी आपको मैंने बता दी है। तो ये बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, अन्यथा आपके फॉर्म। और एक चीज इंपॉर्टेंट और, कि आप जो भी ये प्राइवेट फॉर्म के डॉक्यूमेंट भरने के बाद जमा करवा रहे हैं, जिस भी मान लीजिए आपका जो जमा करवाने का संग्रहण केंद्र है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हस्ताक्षर करना, खुद के सेल्फ अटेस्टेड करना है और फिर आप ये जो अपने डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी है वो वहां पर जमा करवाएंगे। एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, एक जमा करवानी, कहीं पर दो हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप, ये तो मैंने आपको अपडेट यहाँ पर बता दी जो जरूरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, कैंडिडेट कॉपी है वो अपने पास रखना है। और यहाँ पर देखिए स्व दस्तावेज करना जरूरी है। और आवेदन पत्र जमा करवाए तो आपकी जो फीस रहती है ना वो बहुत जरूरी है, उसके साथ जमा होनी चाहिए। देखो अलग से यहाँ पर दे दिया है कि शुल्क जमा के मूल चालान प्रतियां संलग्न करें, ये बहुत जरूरी है। जिनका एनरोलमेंट नहीं है तो वो एनरोलमेंट के लिए ये फॉर्म, यानी एनरोलमेंट के साथ में भरा जाएगा, तो उसके लिए एनरोलमेंट की जो प्रिंट होगी वो भी लगानी है। आपको टीसी भी देनी है, प्रवचन प्रमाण पत्र है वो भी देना है, यानी ये सब चीज़ें आपको देनी होगी। अब आगे बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। प्रथम वर्षनात्मक आवेदन की आवेदन सेकेंडरी या ये मतलब फोटोकॉपी, आपको इससे भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने वो आपको पता होनी चाहिए। और आप जिस भी संगठन के अंदर में अपना फॉर्म जमा करवा रहे हैं वहां से जमा करवाने की रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में आगे कि उपयुक्त दिशा निर्देश आवश्यक प्रशासनिक सुविधा के लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई, इसलिए इसको आपको समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके। और पूर्व छात्र छात्रा एक्स स्टूडेंट संबंधित महाविद्यालय संस्था विभाग में अपने विद्या परीक्षा आवेदन पत्र की प्रिंट जमा करवाए, यानी कहा ना जो आपके आसपास जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यानी गवर्नमेंट जो महाविद्यालय है वहां पर आपको जमा करवाना है। और लास्ट में क्या, गलत सूचना के आधार पर किसी प्रकार की रियायत देने पर ऐसे परीक्षा आवेदन पत्र को स्वीकार करने या नहीं करने का पूरा अधिकार है। कुछ भी मिसमैच है तो पूरा अधिकार यूनिवर्सिटी का होगा। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए काम की थी। अब मुझे ये बताइएगा आपके लिए इस वीडियो की इस अपडेट से आपके लिए कौन सी जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो जरूर मुझे बताइएगा। बाकी आपके लिए हेल्पफुल क्लासेज अवेलेबल है, आपके लिए नोट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, क्लासेज फ्री है, नोट्स आपके पेड हैं। एंड देन अगर और भी कुछ इश्यू है तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।